अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब आज से हमारा जो है वो सेशन स्टार्ट हो रहा है फिजियोलॉजी की क्लासेस का। तो सेकेंड ईयर जो है वो रेडी है आई थिंक, और काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स ने कल एंट्री भी दी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि सब स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्टेड हैं इसको पढ़ने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है फिजियोलॉजी की, कि इसमें जो है आपको बताया जाएगा फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है और समझनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी वो तमाम चीज़ें जो आप एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इस ज़ाहिर है दोनों सब्जेक्ट्स का कनेक्शन है आपस में। तो जब तक आपको एनाटॉमी नहीं पता होगी एक किसी भी ऑर्गन की, तो आप उसके फंक्शंस को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल जैसे आपने हार्ट पढ़ा है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, उसमें वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है डिफरेंट आर्टरीज़ आ रही हैं और उसमें से वेन्स निकल रही हैं, कहाँ पर ब्लड सप्लाई हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो उसके बाद जब आप कंडक्शन पढ़ेंगे, हार्ट का पूरा फंक्शन पढ़ेंगे, ईसीजी किस तरह से बनती है, वो तमाम चीज़ें जब तक आपको हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा प्रॉपर, उसके बारे में जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये तमाम चीज़ें समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर जो है वो रिमाइंड करना पड़ेगा। सेम एज कि अगर आप जीआईटी की बात कर लें, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात कर लें, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम पढ़ते हैं, तो जब आपको स्टमक के फंक्शंस बताए जाएंगे, इंटेस्टाइन में क्या क्या जो है वो चेंजेस आ रही हैं, न्यूट्रिशन किस तरह से जो है उसमें केमिकल चेंजेस आ रही हैं, तो वो आप किस तरह से उसको समझेंगे जब तक कि आपको उसकी एनाटॉमी नहीं पता होगी। ठीक है, एनाटॉमी के लिए ज़रूरी है कि आपको उसका स्ट्रक्चर पता हो, उसमें टिश्यूज़ कौन कौन से टिश्यूज़ से कौन से ऑर्गन्स मिलकर बनते हैं। बेसिकली आपको पता है 4 टाइप्स होती हैं टिश्यूज़ की, तो थोड़ा सा टिश्यूज़ आपको रिमाइंड करने ज़रूरी हैं। और इसके अलावा जो है वो एक ये ऑर्गन जो है उसका शेप है, उसकी जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी है, किस रीजन में वाक़ होता है बॉडी के डिफरेंट रीजन्स, जैसे आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में कि डिफरेंट रीजन्स होते हैं बॉडी के। तो आप बताते हैं कि जैसे ये फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन है या लिवर है, तो वो एब्डोमिनल रीजन में आप बताते हैं। ठीक, हार्ट और लंग्स आप बताते हैं कि थोरेसिक रीजन में होते हैं, थोरेसिक कैविटी कहलाती है, एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है। तो ये सारी जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती हैं। ठीक है, तो लोकेशन में आ जाता है। तो एनाटॉमी में आपको स्ट्रक्चर, लोकेशन और उसके कनेक्शन में सराउंडिंग में जो भी ऑर्गन्स हैं, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, ये सारी टर्म्स जो है वो आपको पता होना ज़रूरी है कि एंटीरियर किसको कहते हैं, पोस्टीरियर किसे कहते हैं, लेटरल साइड किसे कहते हैं, डॉर्सल साइड किसे कहते हैं, वेंट्रल साइड किसे कहते हैं। तो ये थोड़ी सा आपको जो है वो मेमोराइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा सारा जो आप एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। तो आप फिर आगे जो है वो सही से पूरे सिस्टम की जो भी मैकेनिज़्म है, जो भी फिजियोलॉजी है, तो वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप आपने मेरा पॉइंट जो है वो समझ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं कनेक्शन में। तो हम थोड़ा सा एनाटॉमी की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ ही। एनाटॉमी क्या होती है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडी, इसको आप ह्यूमन बॉडी कर लें, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड डेवलपमेंट्स। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो उनकी स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी होगी और वो किस तरह से डेवलप हुए हैं ऑर्गन्स, ये दोनों चीज़ें जो है किस में आ जाती हैं, एनाटॉमी में। फॉर एग्जांपल आप स्टमक के बारे में पढ़ते हैं कि स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बॉडी है, फंडस है, पाइलोरिक एंड है, गैस्ट्रिक एंड है, और उसकी लेयर्स है, मस्कुलर लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन है। तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स जो है वो स्टमक के एनाटॉमी के अंदर आप पढ़ते हैं। और फिर आप उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, यानी फीटल लाइफ में जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो जितने भी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं वो इन तीनों लेयर्स में से किसी में से डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एनाटॉमी के अंदर आप स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑर्गन जो आप पढ़ रहे हैं उसकी बारे में पूरी उसकी लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसकी मेजरमेंट भी आ जाती है कि कितना साइज़ होता है नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल अगर आपको पता होगा तो जब उसमें अब नॉर्मलिटी आएगी तो फिर आप उसको जज कर सकते हैं कि ये अब नॉर्मल कंडीशन है या नहीं है। जैसे ओवरीज का साइज़ बड़ा हो जाता है या यूट्रस का साइज़ अगर बड़ा हो रहा है,
तो आप उसकी मेजरमेंट नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए। जब वो अब नॉर्मल कंडीशन की तरफ जाने लगता है तो फिर आप उसको मेजरमेंट से जो है वो आपको पता चलता है। तो ये तमाम चीज़ें जिसको हम स्ट्रक्चर कह रहे हैं, डेवलपमेंट कह रहे हैं, यही क्या है, एनाटॉमी है, राइट। उसके बाद देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसे कहेंगे? अब यही तमाम जो आपने पूरा सिस्टम पढ़े हैं बॉडी के, सारे स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स, उनमें कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, कौन कौन से जो है वो लेयर्स हैं, वो तमाम चीज़ें, उसकी लोकेशन कौन सी कैविटी में है। उसके बाद अब आप क्या देखते हैं कि हर ऑर्गन के बारे में कि उसकी फंक्शंस क्या क्या हैं, किस तरह से वो जो है वो अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं, क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह से आप अगर जैसे सांस ले रहे हैं तो आपने पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ लिया कि नेज़ल कैविटी में एयर एंटर होती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स से होती हुई फिर जब ट्रैकिया, फिर ब्रोंकियल्स और फिर एल्वियोलाई तक पहुंचती है। तो ये तो सारे आपके हो गए स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया कि लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, लंग्स की कौन से टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं, वहाँ पे किस तरह से कैपिलरीज़ का जाल बिछा हुआ होता है। फिर उसके बाद जो गैसेस का एक्सचेंज है, जो गैस एक्सचेंज हो रही है, वो तमाम चीज़ें जो पढ़ते हैं वो फिर आप मैकेनिज़्म में पढ़ते हैं कि एयर का प्रेशर किस तरह से बन रहा है, किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से निकल कर ब्लड के अंदर आ रही है, और ब्लड से किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल कर ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है। तो ये गैसेस का एक्सचेंज जो है वो रेस्पिरेशन में आप पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या हो गया? ये फिजियोलॉजी हो गई। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होंगे वो एनाटॉमी हो गई, और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? फिजियोलॉजी हो गई। कि आप सांस जो है वो किन ऑर्गन्स की मदद से अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, वो आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे। और उसको सांस को अंदर लेने और बाहर निकालने में, यानी ऑक्सीजन इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने में जो भी प्रोसेस या जो मैकेनिज़्म इसमें शामिल है वो पढ़ते हैं आप फिजियोलॉजी में, राइट। इस तरह से जीआईटी में भी आप सेम वही है कि आपने स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लिवर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब ये तमाम चीज़ें फंक्शन कैसे कर रही हैं, किस तरह से कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन कौन से सिक्रीशंस हैं जो ये स्टिमुलेट होने के बाद जो है वो सिक्रीट करते हैं, किस तरह से स्टिमुलेशन होती है सिक्रीशंस की, वो किस तरह से डाइजेशन होती है, फिर किस तरह से एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन होती है। ये तमाम चीज़ें आप पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी फंक्शंस। मैं आपको बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस बता रही हूँ, वरना डेफिनेशंस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी बुक्स में भी, नेट से भी। तो अभी हमें सिर्फ बेसिक समझने के लिए मैं बहुत आसान से आपको डेफिनेशन बता रही हूँ कि आप उसकी आपको जो है उसका बेसिक जो है वो क्लियर माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ है। तो फिजियोलॉजी क्या है? हाउ द बॉडी फंक्शन, बॉडी जो है फंक्शन किस तरह से करती है, ठीक। बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है वो पढ़ लिया हमने एनाटॉमी में। बॉडी फंक्शन कैसे कर रही है, काम कैसे कर रही है, वो पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। उसके बाद जब बॉडी बीमार हो जाती है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स, उनमें जो चेंजेस आते हैं वो फिर आप थर्ड ईयर में पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर, राइट। तो अभी हम फिजियोलॉजी को राइट। तो फिजियोलॉजी को जो हम पढ़ते हैं वो बेसिकली दो तरह से पढ़ते हैं, दो ब्रांचेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। नंबर 1 है सेलुलर फिजियोलॉजी एंड नंबर 2 है सिस्टमिक फिजियोलॉजी। सेलुलर फिजियोलॉजी जैसे कि ऑब्वियसली नाम से ज़ाहिर है कि सेल के बारे में, सेल के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी मैकेनिज़्म हो रहा है, वो तमाम जो आप पढ़ते हैं फंक्शन सेल का, उसको आप सेल फिजियोलॉजी कहते हैं या सेलुलर फिजियोलॉजी कहते हैं। और फिर बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम और ऑर्गन्स के अंदर जो काम हो रहा है उसको फिर आप पढ़ते हैं सिस्टमिक फिजियोलॉजी के अंदर। तो सेलुलर फिजियोलॉजी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो द बायोकेमिकल biophysical processes occurring within the cell is known as cellular physiology, ठीक है। बायोकेमिकल यानी जो बायोकेमिस्ट्री जिसे आप कहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें इसमें जो है आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो इसमें आप तमाम चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। बायोलॉजी मीन्स बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि जो भी उसके अंदर केमिकल चेंजेस आ रही हैं, जो केमिकल्स काम कर रहे हैं, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो तमाम जो है वो आप बायोकेमिकल में पढ़ते हैं। और बायोफिज़िकल में जो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट मीन्स कि आपने पढ़ा होगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये सब चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, इनकी जो मूवमेंट हो रही है विद इन द सेल एंड
आउटसाइड द सेल, तो इसको हम फिज़िकल एक्टिविटी कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सेल से रिलेटेड आप पढ़ते हैं तो उसको सेलुलर फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये जो होती है वो तीन तरह से सेल का फंक्शन हो रहा था, यानी फिजियोलॉजी जो है वो तीन स्टेप में हो रही होती है सेल के अंदर, जो तीन हेडिंग्स में आप पढ़ते हैं। नंबर 1, सेल के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है, सेल रेस्पायरेशन, यानी सेल भी उसी तरह से समझ लें कि सांस ले रहा है, जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग पूरा सांस ले रहा है, इस तरह सिंगल सेल के अंदर भी यही एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का, यानी इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही प्रोसेस जो है वो हर सेल के अंदर भी हो रहा है, तो उसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। उसके अलावा सेकंड जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जो भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है केमिकल्स की, हार्मोन्स की, न्यूट्रिशंस की, ऑक्सीजन की, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रांसपोर्ट कहलाती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कि किस तरह से सेल के बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सेल के अंदर उनकी जो है वो शिफ्ट होती हैं, और फिर सेल के अंदर से किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सेल से निकल के बाहर आती हैं। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है, यानी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान जो एक्सचेंज हो रहा होता है उसको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। उसके बाद नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सेल प्ले कर रहा होता है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है कि जो सेल का न्यूक्लियस है वहाँ पर जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होती है, जो जिसे आप डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने और सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से करने में जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये 3 फंक्शंस जो है वो सेलुलर फिजियोलॉजी कहलाते हैं। कौन कौन से 3 फंक्शंस, सेल रेस्पिरेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो ये फिजियोलॉजी की ब्रांच है सेलुलर फिजियोलॉजी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। जी, तो सिस्टमिक ऑर्गन फिजियोलॉजी हम किसे कह रहे हैं, द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग विद इन द बॉडी बाय होम्योस्टेसिस रिफ्लेक्सेस, राइट। तो पूरी बॉडी के जो आपके सिस्टम काम कर रहे हैं उनका जो कंट्रोल है वो किसके ज़रिए हो रहा है, होम्योस्टेसिस के ज़रिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ते हैं सिस्टमिक फिजियोलॉजी में, कि किस तरह से पूरा सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ रेगुलेट कर रहा है बॉडी के फंक्शंस को, उसको हम सिस्टमिक फिजियोलॉजी में कहते हैं, पढ़ते हैं। और जो सेल के अंदर जो सिस्टम कंट्रोल हो रहा है फिजियोलॉजी का, उसको हम सेलुलर फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे आपको अगर याद हो तो होम्योस्टेसिस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है आपकी फिजियोलॉजी के लिए। तो अगर आपको फिजियोलॉजी समझनी है तो होम्योस्टेसिस इसका वर्ड है, यानी 2 वर्ड से मिलकर बना है, होम्योस्टेसिस। तो इस वर्ड को आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अगर इसको हम मतलब देखें इसका, तो क्या होता है, कांस्टेंट स्टेट। कांस्टेंट स्टेट का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे बहुत शदीद अगर गर्मी पड़ रही है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, 45-50 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप भले धूप में खड़े हों, बाहर कहीं खड़े हों, ठीक है, खुली जगह पे खड़े हों, तो भी जब अगर आप अपनी बॉडी का उस गर्मी में भी टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो टेम्परेचर कितना होगा, 98.6 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका नॉर्मल, अगर आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैं, हेल्दी वेल बीइंग हैं, तो आपका टेम्परेचर इतना ही रहेगा चाहे आप कितनी भी गर्मी में खड़े हो। ठीक है, इट डजेंट मैटर हाउ मच टेम्परेचर इज़ इन सराउंडिंग एंड इट डजेंट मैटर हाउ मच ह्यूमिडिटी इन योर सराउंडिंग, बट योर बॉडी टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो जब एक हेल्दी पर्सन होगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये है होम्योस्टेसिस। इसको एक और एग्जांपल से अगर आप
समझना चाहें तो जैसे आप कोई भी खाने में बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट इस्तेमाल कर लेते हैं, चॉकलेट्स ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप वो तमाम चीज़ें चाहे कितनी भी मिक़दार में खा लें, लेकिन अगर आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, आप हेल्दी हैं, तो वो तमाम एक्स्ट्रा शुगर जो आपने ली है वो तमाम की तमाम जो है वो क्या होगी, बॉडी में एक मैकेनिज़्म के तहत क्या होगी, वो स्टोर हो जाएगी, लेकिन ब्लड का जो लेवल है आपका वो मेंटेन रहेगा। ब्लड लेवल मेंटेन रहने का मतलब क्या है कि कुछ देर के बाद वो ब्लड लेवल 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड हो जाएगा। यानी आपका जो नॉर्मल शुगर का लेवल है ब्लड में होना चाहिए वो 100 मिलीग्राम है, तो वो बॉडी इसको कन्वर्ट कर लेगी एक्स्ट्रा शुगर को। लेकिन अगर आप ने कोई भी चीज़ खाई है और आपका शुगर लेवल ब्लड के अंदर बढ़ गया है और वो बगैर मेडिसिन के, बगैर किसी चीज़ से कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है दैट इज़ नॉट नॉर्मल, that is abnormal. Okay, that is called the diseased condition or diabetic mellitus or diabetic insipidus. Maybe it depends on the cause, but it is not the normal condition. तो बॉडी अगर उस चीज़ को जो है वो रेगुलेट नहीं कर रही है, एक्स्ट्रा जो भी आप कितना भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपका ब्लड में, मुख्तलिफ यूरिक एसिड लेवल है, यूरिया एसिड है, ये तमाम चीज़ों के नॉर्मल जो रेशो होता है ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रही है। तो इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, यानी कांस्टेंट स्टेट, जो बॉडी का एक नॉर्मल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, वो जो बना हुआ है वो कांस्टेंट स्टेट में रहेगा, तो जो है वो बॉडी जो नॉर्मल फंक्शन कर रही है, यानी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में है बॉडी, उसको हम कहेंगे बॉडी जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में है। लेकिन अगर वो अपने इन सब चीज़ों में गड़बड़ अगर आ जाती है और किसी भी चीज़ की कांस्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हाई हो रहा है या शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये एबनॉर्मल कंडीशन है, डिजीज़ कंडीशन है और पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो आपकी जो बॉडी है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी की पूरी ऑर्गेनाइज्ड है। वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, तो जब अगर आप चार्ट के ज़रिए देखें इसको, तो ह्यूमन बॉडी है, उसके बाद जो है वो किस तरह से बनी है ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले हम बिल्कुल माइन्यूट से पार्टिकल्स की तरफ जाएं तो क्या हो जाता है, एटम। एटम से मिलकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स से मिलकर फिर जो है वो टिश्यू सेल्स बनते हैं, सेल्स बनते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं, और सेल्स जो है वो फिर वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन होके जो है वो सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मुख्तलिफ सिस्टम की जो कॉम्बिनेशन है उसको हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। तो इस तरह से इसका जो है वो डेवलपमेंट है, पूरा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की। तो इसमें जो है वो आप तमाम चीज़ों को देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह से जो है ये तमाम चीज़ें जो बॉडी के अंदर फंक्शन कर रही हैं फिजियोलॉजी के अंदर, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं तो उसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स शामिल हैं। माउथ है, आपका फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, और ये तमाम ऑर्गन्स जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। और ये ऑर्गन्स किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, ये बने हैं टिश्यूज़ से और सेल्स से, राइट। और टिश्यूज़ और सेल्स कहाँ से बने हैं, मॉलिक्यूल्स से बने हैं, और मॉलिक्यूल्स कहाँ से बने हैं, एटम से बने हैं। एटम के आगे जाएँ तो फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं और पार्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन हम इसको फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन फिजियोलॉजी का। अच्छा, फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ ही थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जब आप पढ़ते हैं सिस्टम्स को एनाटॉमी के अंदर भी और फिजियोलॉजी के अंदर भी, तो ये जो बॉडी में आपके डिफरेंट फंक्शंस काम कर रहे हैं उनको आप डिवाइड कर देते हैं उनके फंक्शंस के हिसाब से, ग्रुप में, मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है आपकी बुक्स में। जैसे आपके पास रॉस एंड विल्सन होगी तो उसमें स्टार्टिंग के पेजेस में आप देखिएगा कि उसमें ग्रुपिंग की हुई है। किस चीज़ की ग्रुपिंग की हुई है, सिस्टम्स की। कौन से सिस्टम्स, आपकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जीआईटी सिस्टम है, और रीनल सिस्टम है, इस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे जो बॉडी के सिस्टम हैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो ग्रुपिंग किस तरह से की गई है,
उस पर हम बात करते हैं। नंबर ए ग्रुप में जो आप हेडिंग पढ़ते हैं वो है, इसकी जो मेन हेडिंग बनेगी वो बनेगी ग्रुपिंग ऑफ सिस्टम्स। नंबर ए है इसमें ग्रुप ए। ग्रुप ए का नाम क्या है? मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी एंड रिलेट टू द ब्लड स्ट्रीम। क्या मतलब है इसका? कि इस ग्रुप में वो तमाम सिस्टम शामिल होंगे जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसा अभी हमने होमियोस्टेसिस की बात की, वो क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का। इंटरनल एनवायरनमेंट में तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने मुख्तलिफ ब्लड लेवल बताया, जैसे पीएच लेवल हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हो गया, शुगर लेवल हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट है। ये जो एनवायरनमेंट है वो होमियोस्टेसिस कहलाता है। और इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ किसके साथ होगा? ब्लड स्ट्रीम के साथ। यानी वो अपना जो फंक्शन प्ले कर रहे होंगे उसमें किसके साथ फंक्शन प्ले कर रहे होंगे? ब्लड के साथ। ब्लड के साथ किस तरह से? ब्लड सर्कुलेशन के साथ। यानी वो किसी न किसी तरह से ब्लड के अंदर अपने जो भी उनके फंक्शंस हैं, उनके जो भी उसके रिलेशन में जो भी चीज़ फंक्शन वो कर रहे हैं उसको ब्लड के थ्रू रेगुलेट कर रहे होंगे पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसको हम ग्रुप ए में करते हैं। ग्रुप ए का काम क्या है? मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट रिलेट्स टू द ब्लड स्ट्रीम। इसमें कौन कौन से सिस्टम आ जाते हैं? इसमें सिस्टम आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट में CVS कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किस तरह से इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो रेगुलेट कर रहा है? क्योंकि तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट का जो काम कर रहा है वो कौन सा सिस्टम कर रहा है? आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ताल्लुक किससे हो गया? ब्लड से भी हो गया और इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने से भी हो गया कि ब्लड जब जो है वो पुश होगा हार्ट के ज़रिए, हार्ट पंप करेगा ब्लड को और वो ब्लड जो है वो फिर ट्रैवल करेगा पूरी बॉडी के अंदर, और उस ट्रैवल करने के नतीजे में क्या होगा कि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, जो ऑक्सीजन है, वो तमाम सारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएगा। राइट। सेकेंड इसमें जो सिस्टम आ जाता है ग्रुप ए में, वो आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है, इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड। राइट, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एब्जॉर्प्शन का काम है, ऑक्सीजन पहुंचाएगा कौन? ब्लड तक। ठीक है, ब्लड का काम ऑक्सीजन मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाना है, लेकिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम? वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मेंटेन रखता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम आ जाता है इसमें ग्रुप ए में, वो आ जाता है GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से करता है कि डाइजेशन, जब फूड की डाइजेशन हो जाती है उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद जितनी भी न्यूट्रिशनल पार्ट्स है वो कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर। तो क्या ताल्लुक़ हो गया इसका ब्लड से कि न्यूट्रिशन जितनी भी है वो एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन से, और इंटेस्टाइन्स के ज़रिए जो है वो तमाम न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड के अंदर आ जाती है। और वो तमाम न्यूट्रिशन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस के लिए, इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन आ जाता है वो आ जाता है आपका इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम भी क्या कर रहा है? आपकी पूरी बॉडी में जो है वो मुख्तलिफ मैक्रोफेजेस हैं, जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, वो तमाम के तमाम यही इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी को कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी जरासीम आ जाता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो तमाम जो प्रोसेस जिसको टेक ओवर करती है बॉडी, जो फाइट करती है, जो फंक्शन करती है,
वो भी आपका रिस्पॉन्सिबल है ग्रुप ए में शामिल इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम भी आपको पता है कि ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू ही ये तमाम एंटीबॉडीज़ जो है वो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाने का ज़िम्मेदार है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम आता है ग्रुप ए में वो आता है आपका रीनल सिस्टम। किडनी की जो भी नेफ्रॉन, आपको पता है नेफ्रॉन के जो फंक्शंस हैं वो क्या है। किडनी का जो बेसिक यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन क्या काम कर रहा होता है, यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यूरिन फॉर्मेशन में जितने भी एक्सेस वाटर है बॉडी के अंदर से वो, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो ब्लड से जो है वो ड्रेन आउट कौन सा सिस्टम कर रहा है, रीनल सिस्टम। तो इसका भी ताल्लुक किस तरह से हो गया, बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, बॉडी के सिस्टम्स को रेगुलेट कर रहा है, और किसके थ्रू कर रहा है, ब्लड के थ्रू। तो ये भी ग्रुप ए में शामिल है। ठीक है, तो ग्रुप ए में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम एंड इम्यून एंड लिम्फेटिक सिस्टम। राइट, और इसके बाद देखते हैं बी पार्ट। बी जो ग्रुप है उसमें जो हेडिंग बनेगी वो आपकी बनेगी एक्सटर्नल वॉलंटरी मूवमेंट। एक्सटर्नल वॉलंटरी मूवमेंट में कौन से जो है सिस्टम शामिल होंगे आपके, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। राइट, तो एक्सटर्नल वॉलंटरी मूवमेंट आपको पता है, वॉलंटरी मूवमेंट जो होती है आपकी बॉडी की वो कहाँ से होती है, स्केलेटल मसल्स के ज़रिए होती है। तो स्केलेटल सिस्टम और मसल्स जो है वो एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट में आ जाते हैं। तो इस ग्रुप में जो है वो तमाम के तमाम स्केलेटल मसल, जिसको मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम भी कह सकते हैं, तो इसमें शामिल होता है। राइट, उसके बाद सी ग्रुप आता है, वो आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सी ग्रुप में किस तरह से आता है, सी ग्रुप जो है वो इट इज़ ओनली सिस्टम दैट डजंट फंक्शन होल लाइफ। ये इसकी अगर आप फिजियोलॉजी के हिसाब से बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक वाहिद सिस्टम है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी काम यानी होल लाइफ काम नहीं कर रहा होता है, जैसे प्यूबर्टी से पहले और आफ्टर ओल्ड एज में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। उसके बाद लास्ट आपका डी ग्रुप है, उसको कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में आपके दो सिस्टम आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपकी बॉडी को जो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, जो सारे फंक्शंस जो बन रहे हैं जिस तरह से, वो तमाम के तमाम जो फंक्शंस कंट्रोल करने वाले सिस्टम है आपके नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है। यानी ये जितने भी सिस्टम है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो काम करते हैं। यानी जो सुपर पावर है वो है आपका नर्वस सिस्टम, और उसके साथ साथ जो उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा होता है वो होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से मेनली जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, वैसे तो बहुत इजी है, इसमें जस्ट आपको स्टार्ट में व्हाट इज़ फिजियोलॉजी और इसमें कौन कौन से सिस्टम और किस तरह से बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है इसमें, उसका एक हमने ब्रीफ जो है वो व्यू लिया है। और कल से फिर हम जो है सेल का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो एनाटॉमी में आप पढ़ चुके हैं। तो फिर हम जो है सेल की फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए कुछ टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लोग ज़रूर जो है वो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आगे सब चीज़ें सही समझ में आए। उसमें सब जैसे मैंने अभी होमियोस्टेसिस का जिक्र किया, होमियोस्टेसिस पढ़ लीजिएगा, इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल का स्ट्रक्चर, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर आगे जो है आपको समझने में आसानी रहेगी। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।